नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप देखते हैं हम आपके लिए जो पिछली भी वीडियो लाए थे वो सीटेट का जो एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम था यानी 2022 जनवरी का। तो दोस्तों वो लेकर आए थे और आज जो है 3 जनवरी का आपका सीटेट का एग्ज़ाम पेपर है, क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं जिस पर डिस्कशन करेंगे हम, साथ साथ क्वेश्चनों का आंसर भी देंगे और डिस्कशन भी करेंगे जो आपका है सीडीपी का। किसका दोस्तों? सीडीपी का। और ये कंडक्ट जो हुआ था वो हुआ था 3/1/2022 यानी 3 जनवरी 2022 को। तो दोस्तों सबसे पहले इसका फर्स्ट पोर्शन ले लेते हैं जो सीडीपी से आता है। तो सीडीपी के क्वेश्चन होंगे 30 और 30 के हम डिस्कशन करेंगे क्वेश्चनों का और उनका आंसर ही आपको बताएंगे जो कि बोर्ड ने माना था या आयोग ने माना था। तो उसके डिस्कशन के साथ साथ उनका आंसर भी देंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं और जो पहला क्वेश्चन है हिंदी में हम देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया है, यानी बाल विकास की कैसी प्रक्रिया है समकालीन विचारधाराओं के अनुसार। तो पहला आंसर देखेंगे कि सभी बच्चों के लिए एक समान है और सभी बच्चे एक निश्चित आयु तक आते आते विशिष्ट निर्धारित लक्ष्य अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों ये बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि कोई बच्चा पहले निर्धारित करता है लक्ष्य को और कोई बाद में प्राप्त करता है। जैसे कि हम अपने आप से भी ले सकते हैं, कोई हमारे जॉब जल्दी पाता है, कोई देर में पाता है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। इसके बाद आगे चलते हैं कि विकास की प्रक्रिया ऐसे मान सकते हैं कि विकास की प्रक्रिया बहुआयामी है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं। तो यही आंसर आपका ठीक हो जाएगा क्योंकि सभी का विकास अलग अलग तरीके से होता है, यानी वातावरण के अनुसार भी प्रभावित होता है। तो ये आंसर आपका ठीक हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर। तो यहाँ लिखा है विकास का यहाँ डैश है। विकास का सिद्धांत बताता है कि गामक कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर फैलता है या बढ़ता है। यानी ऐसा मान के चलें दोस्तों जैसे कि आपका ये शरीर है और विकास जो यहाँ पे पहले होता है और धीरे 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 इस तरह से चारों तरफ बाहर की तरफ फैलता है। तो ये कौन सी संक्रिया है या कौन सा सिद्धांत है? तो ये जो सिद्धांत है दोस्तों घुमावदार नहीं है, विशिष्टता भी नहीं है, यह है अधोगामी। अधोगामी का मतलब होता है कि जो बीच से विकास होता है और दूर दूर तक जाता है इस तरह से। यानी जैसे कि हम मान के चलें जैसे कि हमारा हृदय होता है, जैसे कि हमारा दिल होता है, वहाँ का पहले विकास यानी अंदर के ऑर्गन का विकास होगा और उसके बाद उसके बाहर आवरण का विकास होगा। और शीर्षोगामी में दोस्तों होता है सिर से पैर की तरफ, यानी यहाँ से हो गया और पैर की तरफ जो विकास ऐसे चलेगा उसे कहेंगे शीर्षोगामी। तो इसलिए इसका हो जाएगा आंसर नंबर 3। ओके दोस्तों आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट लिखा है कि विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल खेल सकते हैं या सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? कल्पनाशीलता मतलब कि सोच विचार कर जो यानी सोच विचार करते हैं, यानी कि अपने आप में ही कल्पना करते हैं, सोच विचार करते हैं। उस खेल को कौन से ऐसा कह सकते हैं कि कौन सी अवस्था में खेल सकते हैं? तो सबसे पहले आती है शैशव अवस्था। शैशव अवस्था होती है दोस्तों 0 से 5 वर्ष। प्रारंभिक बाल्यावस्था जो कि बाल्यावस्था का ही पार्ट है जो 5 से 12 वर्ष होती है। और प्रारंभिक की बात करें तो 5 से 7 होती है और मध्य की बात करें तो ये 7 से 12 तक होती है। और किशोर अवस्था की बात करें तो ये 12 से 18 तक होती है। तो इसमें कल्पनाशीलता की जो बात दोस्तों छात्र खेल खेलता है वो प्रारंभिक बाल्यावस्था में खेलता है। तो ये आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों ये देखिए नेक्स्ट है आपका लिखा है कि निम्न में से कौन सी बच्चों की समाजीकरण की द्वितीय संस्थाएं हैं? तो द्वितीय संस्थाएं आप जानते हैं परिवार जो पहले नंबर पर लिखा है परिवार, ये हो जाती है फर्स्ट संस्था या फर्स्ट वाहक हो जाता है। मीडिया हो जाती है द्वितीय में, धार्मिक संस्थाएं और विद्यालय। तो इसमें 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर आंसर हो जाएगा। यानी 2 3 इसमें कहीं नहीं है दोस्तों, ये आंसर गलत था, यानी ये ऑप्शंस यहाँ पे गलत थे, ये नीचे वाले ऑप्शंस गलत थे। तो इसका यदि अंग्रेजी वर्जन देखेंगे तो हम इसमें यहाँ पे लिखा है कि देखिए 3 नंबर का आंसर ठीक हो जाएगा, 2 3 और 4। ओके दोस्तों आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे लिखा है कि रुचि को 3 पेंसिलें दिखाई जाती हैं। वह देखती है कि पेंसिल ख से बड़ी है और पेंसिल ग से बड़ी है। जब रुचि यह निष्कर्ष निकाल लेती है कै से बड़ी है तो वह जिन जाएगी किस संज्ञानात्मक विकास की विशेषता दर्शाती है। यानी ये मान के चलो दोस्तों कै है, ये बड़ी है, इससे छोटी ख और इससे भी छोटी आपकी ग। तो उसने ये भी अंतर कर लिया कि ये कै ग से बड़ी है, तो ये आपका आएगा सहकर्मक अनुमान में। आगे दोस्तों नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट फिर जिन प्याजे से क्वेश्चन आ जाता है। लिखा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या कर पाने योग्य होता है? तो दोस्तों जैसे कि आपको देखेंगे इसमें परिवर्तन भी कर सकता है, यानी कि वह जैसे कि संख्या 1 2 3 4 पढ़ता है उसके बाद भी वापस परिवर्तन कर सकता है और प्रगति चिंतन भी कर सकता है। लेकिन ये दोस्तों ऑप्शंस आपका इसमें नन हुआ था, यानी इसका
इसका कोई भी आंसर नहीं माना था, ये कॉमन हुआ था। और ये देखिए इसमें परिकल्पना आधारित जो निगमात्मक तार्किक चिंतन है ये अमूर्त में होता है, अमूर्त संक्रियात्मक क्रिया में, और अमूर्त चिंतन भी अमूर्त संक्रियात्मक क्रिया में होता है। इसके बाद आगे इसमें आ जाएगा 7 नंबर। यहाँ लिखा है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा चरण लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है, कौन सा चरण शामिल नहीं है। तो दोस्तों इसके 3 चरण थे, यानी नैतिक लॉरेंस कोलबर्ग के 3 चरण थे। कौन कौन से? एक तो पहले ये आपका बीच वाला परंपरा हो जाएगा, परंपरागत ऐसा मान के चलो। और पहला वाला हो जाएगा, पहले का मतलब पूर्व परंपरागत हो जाएगा, परंपरागत हो जाएगा दोस्तों। और लास्ट वाला हो जाएगा उत्तर परंपरागत। तो ये देख लेंगे, ये 3 तो इसमें जरूर हैं लॉरेंस कोलबर्ग के, पूर्व परंपरागत और उत्तर परंपरागत। इसमें जबकि ये नहीं है अपरंपरागत, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं। यहाँ लिखा है कि एक अध्यापिका अपनी कक्षा के लिए लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है, उसे निम्न में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए। तो यहाँ पे बचने की बात कही गई है। तो नंबर 1 पर लिखा है कि सामाजिक संदर्भों पर आधारित शिक्षण अधिगम की अभिकल्पना करना। ये अभी देख लेते हैं दोस्तों, आगे देख लेते हैं पहले। और यहाँ पे लिखा है विद्यार्थियों के अधिगम प्रयासों का गहन अवलोकन करना, अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल, और आवश्यकता के अनुसार पाठ का प्रयोग। पाठ का मतलब होता है सहायता देना। तो दोस्तों मानकीकृत नहीं करेंगे हम, कोई भी उसकी इस्तेमाल विधि कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर ठीक हो जाएगा नंबर 3। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन। यहाँ लिखा है दोस्तों कि लेव वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत में निम्नलिखित में से किसे विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया है। तो इसमें किससे बताया गया? सहकर्मी योग्यता को बताया गया है। यही आंसर ठीक हो जाएगा। रटकर भी नहीं, रटकर बल गैर संदर्भ भी नहीं, सांस्कृतिक हस्तक्षेप में नहीं, ये आपका पहला ही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। यहाँ लिखा है कि किसी प्रकृतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए। एक अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए अगर प्रगतिवादी कक्षा बनाना चाहती है। तो देखिए सबसे पहले लिखा कक्षा हमेशा कठोर नियंत्रण में, कठोर नियंत्रण बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। अधिगम केवल कक्षा में ही होता है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि अधिगम कहीं पर भी हो सकता है, कक्षा में नहीं होगा। आगे देखते हैं दोस्तों। कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। समृद्ध अनुभव लाते हैं, कक्षा में विभिन्न प्रकार के छात्र आते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ लिखा है कि किस विचारक ने इस बात को नकारा कि बुद्धि एकल इकाई है, नकारा की बुद्धि एकल इकाइयाँ और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धि सिद्धांत प्रतिपादित किए। तो आप जानते हैं दोस्तों जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया, लेव वाइगोत्स्की ने भी, और देखिए दोस्तों हार्वर्ड गार्डनर जो थे इन्होंने दिया बहुबुद्धि सिद्धांत। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, हार्वर्ड गार्डनर। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे है खिलौने के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी कि मुझे यह खिलौना पसंद नहीं, क्योंकि लड़के गुड़िया से नहीं खेलते। यह किसका उदाहरण है? तो दोस्तों ये उदाहरण आएगा क्योंकि इसमें जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाया गया है, क्योंकि यहाँ बताया गया है कि खिलौने से यानी गुड़िया के खिलौने से लड़के नहीं खोल सकते। तो ये जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। 3 नंबर पर इसका आंसर हो जाएगा। आगे लिखा है एक शिक्षक 1 महीने की अवधि के अंतराल में विद्यार्थी को निबंध लेखन के लिए कई ड्राफ्ट लिखने के लिए सहयोग देता है। यदि यह शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थियों के सभी ड्राफ्ट को ध्यान में रखता है और उन सभी ड्राफ्ट पर काम करने की प्रक्रिया को मान्यता देता है, तो इस प्रकार के मूल्यांकन को क्या कहेंगे? तो योगात्मक नहीं, मानक संदर्भित भी नहीं, और मानवीकृत नहीं, इसे कहेंगे रचनात्मक, क्योंकि वह दोस्तों रचनात्मक कार्य उसमें कर रहा है ड्राफ्ट बनाकर। आगे चलते हैं दोस्तों। ये आपका नेक्स्ट होता है। यहाँ लिखा है कि एक बहुभाषीय कक्षा शिक्षक को क्या करना चाहिए? बहुभाषीय कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? बहुभाषीय शिक्षक का मतलब है जिसमें बहुत सी भाषाओं का समावेश हो, बहुत भाषाओं का समावेश हो, तो ये बहुभाषिकता आ जाती है। तो देखते हैं आंसर इसके क्या होंगे। लिखा है वार्तालाप के लिए मातृभाषा के उपयोग को निरुत्साहित करना, बिल्कुल गलत। ज़्यादातर विद्यार्थियों द्वारा बोली जा रही भाषा को स्वीकार करना। देखिए दोस्तों बात ये कहना चाह रहा है कि जो अधिक भाषा बोलते हैं उसी भाषा को प्रयुक्त करना लेना या अपना लेना, तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। 3 नंबर पर लिखा है कि भाषाओं की विविधता के बारे में जागरूकता लानी चाहिए और विद्यार्थियों के पसंद के अनुसार भाषा को अनुमति देनी चाहिए, यानी विद्यार्थियों को उस भाषा की अनुमति देनी चाहिए जो उसमें अच्छा कर सके या उसे पसंद कर सके। ओके दोस्तों, तो ये आंसर हो जाएगा 3 नंबर। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट है आपका, तो देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को कैसा होना चाहिए, यानी शिक्षा को कैसा होना चाहिए। लिखा है कि केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित, बिल्कुल नहीं। समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए। अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए, बिल्कुल। तो 2, 3 और 4 आंसर। तो दोस्तों इसमें हिंदी के क्वेश्चन में नहीं है ये आंसर, तो ये अंग्रेजी वाले में देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ अंग्रेजी वाले में देखा है 2, 3, 4, तो पहला ही आपका हो जाएगा राइट आंसर 2, 3, 4 के बाद लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए एक शिक्षिका हमेशा अपनी पसंद के ही कुछ बच्चों से उत्तर पूछ लेती है। शिक्षिका द्वारा यह किया गया कार्य क्या कहलाएगा, यानी वो क्या करती है कि अपने जो पसंद के हैं उन्हीं बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए खड़ा करती है या उनसे प्रश्न पूछती है। तो इसमें क्या करती है कि पाठ्यक्रम पूरा करने के न्यायोचित विधि मानेंगे इसे, नहीं दोस्तों ये नहीं होगा, न्यायोचित नहीं है ये। यह दर्शाता है कि शिक्षिका में अपने कक्षा के श्रेष्ठ बच्चों को पहचानने का अच्छा कौशल है। दोस्तों इसमें यह भी तो हो सकता है कि शिक्षिका को कोई कम श्रेष्ठ बच्चा भी पसंद हो, यानी पसंद से उठा रही, ना कि वो उसकी क्वालिटी के अनुसार। आगे करते हैं, विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित करना। दोस्तों यहाँ पे यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो वंचित कर रही है समान उपलब्धता को, ये जो शिक्षिका है वो वंचित कर रही है, यही हो जाएगा आपका आंसर। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, यह गुणज वैकल्प से जूझते छात्र के समावेशन में निम्नलिखित महत्वपूर्ण है। गुणज वैकल्प का मतलब हो जाए गणित में कठिनाई करने वाले, जो गणित में कठिनाई अनुभव करते हैं, गणित में कठिनाई अनुभव करते हैं, ऐसे विद्यार्थी को क्या करना चाहिए, या ऐसे विद्यार्थियों के लिए क्या करना चाहिए। कार्य को पूर्ण करने के लिए सख्त समय बाध्यता, बिल्कुल नहीं। विद्यार्थी को दृश्य आधारित परिकलन यानी कैलकुलेटर और गणित संबंधी प्रयोज्यता उपलब्ध करानी चाहिए, आंसर हो जाएगा, ताकि उसे इसमें सहायता मिल सके। आगे चलते हैं दोस्तों, 18 नंबर क्वेश्चन है। लिखा है कि एक दृष्टिबाधित वाले यानी जो देख नहीं सकता विद्यार्थी के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं होगी। नहीं को पहले देख लें दोस्तों, इसमें लिखा है कि नहीं होगी। तो स्पर्शिग्लोब से तो वो पढ़ सकता है क्योंकि उसे दिखाई नहीं देता, स्पर्श करके पढ़ सकता है। छोटे अक्षरों वाली पुस्तक देखो दोस्तों, जब उसे दिखाई नहीं देखा तो छोटे पुस्तकों वाली कैसे पढ़ पाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा। जबकि दृश्य पठन सॉफ्टवेयर भी इसके लिए लाभदायक होगा, या इससे पढ़ सकता है और ब्रेल लिपि से भी वो पढ़ सकता है। तो ये यहाँ पर सही है तीनों, लेकिन ये गलत था और यहाँ में नहीं पूछा था, तो इसलिए ये ही आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। लिखा है कि भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापक को लिखित सामग्री के साथ साथ श्रवण पुस्तकें भी उपलब्ध करानी चाहिए, ये आपका कथन हो गया। क्योंकि प्रस्तुतिकरण के विविध विकल्प विभिन्न अधिगमकर्ताओं की जागरूकता को पूरा कर पाते हैं, जैसे पठन विकारों से जूझते विद्यार्थी। तो इसमें सही विकल्प यही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि पहला भी आपका सही है कि हमें यानी कि अध्यापिका को कई विधि अपनानी चाहिए, तो इसलिए इसमें ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है, यही आंसर आपका ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है कि एक सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन से गुण मौजूद होने चाहिए। क्रिएटिव बालक यानी सृजनात्मक बालक में तो अपसारी चिंतन होने चाहिए, यानी यदि एक प्रश्न के कई आंसर हैं तो उसे देना आना चाहिए अपसारी चिंतन, तो ये ठीक हो जाएगा। अभिसारी नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों वो एक ही उत्तर दे पाए बार बार हर एक क्वेश्चन का, वो नहीं होगा। अमूर्त चिंतन होना चाहिए, यानी कि ना वस्तु होने पर भी उसका चिंतन करना है, अमूर्त चिंतन कहलाता है। और नवीन आमुख उत्पादन की योग्यता भी होनी चाहिए, नई बातें सोचने वाला, तो तीनों होंगे। तो पहला, तीसरा और चौथा, पहला तीसरा चौथा 3 नंबर पर है, पहला, तीसरा, चौथा। आगे देखते हैं दोस्तों। लिखा है, ये भी कथन कारण का है कि कक्षा में मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को विविध प्रकार की विधियों का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। एक ही कक्षा में बच्चे सफलता और असफलता को केवल पेपर पेंसिल द्वारा सही पूर्ण रूप निर्धारित नहीं किया जाता, यानी पेपर पेंसिल तक ही सीमित नहीं करना चाहिए। तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, किसी संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए एक अध्यापक विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करती है और उसके बाद विद्यार्थियों को उन उदाहरणों द्वारा एकत्र जानकारी के आधार पर नियम निर्धारित करती है। तो दोस्तों यदि उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं, उदाहरण से नियम की तरफ चलेंगे, नियम, तो ये कहलाएगा आगमन विधि, आगमन विधि। और यदि नियम से उदाहरण चलेंगे, नियम से उदाहरण, तो ये कहलाएगा निगमन विधि। तो इसलिए यहाँ पर होगी आगमन विधि। तो ये कहाँ है आगमन विधि, 2 नंबर पर है आगमन विधि। आगे चलते हैं दोस्तों। लिखा है कि
कक्षा नियमन में यानी कक्षा के नियम बनाने में विद्यार्थियों की सहकारिता हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? स्वयं ही कठोर नियम? बिल्कुल नहीं। विद्यार्थियों के दुर्व्यवहार के बारे में? नहीं। और मापदंडों के पालन में विद्यार्थी भसकना? बिल्कुल नहीं। और आगे देखते हैं नेक्स्ट में क्या है कि मापदंडों के नियमों को स्थापित करते समय विद्यार्थियों की भी सहभागिता ले लेनी चाहिए। बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे लिखा है कि वह विकल्प चुनिए जो उन संदर्भों को सही चुनाव करता हो जिनमें बच्चों के लिए अधिगम हो पाता हो। यानी बच्चे का अधिगम कहाँ कहाँ होता है दोस्तों? खेल कूद में होता, घर पे भी होता, कक्ष में होता, यानी कहीं पर भी हो सकता है। तो ये 1 2 3 यानी 1 2 3 3 नंबर पर है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। लिखा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक छात्रों में समस्या समाधान कौशलों के विकास हेतु प्रभावशाली नहीं को देख लेना दोस्तों। प्रभावशाली नहीं है ऐसा आंसर हमको ढूंढना। कि मुद्दों पर चर्चा को सुसाध्य करना और छात्रों को चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना तो अच्छी बात है दोस्तों, ये आंसर नहीं होगा क्योंकि नहीं पूछा इसमें। समस्या को हल करने के लिए छात्रों का विचार मंथन एवं विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना, तो ये भी आपका ठीक है। समस्या समाधान को खोजने के लिए छात्र को विविध प्रकार की शिक्षण सामग्री प्रदान करना, ये भी सही है। हर समस्या के लिए एक जैसी पूर्व निर्धारित चरण, दोस्तों हर समस्या का एक जैसा समाधान नहीं हो सकता, इसलिए यही आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 लिखा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक संरचनावादी कक्षा का अभिलक्षण है? यानी संरचनावादी कक्षा कौन से में होगी, किसके अनुसार होगी? अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता निष्क्रिय पड़े रहें या होते हैं? बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाएगा। पाठ्य पुस्तकों को यंत्रवत याद करना, ये भी गलत हो जाएगा। कक्षा में बच्चों के प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना, जबकि करना चाहिए दोस्तों, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं कि कक्षा में बच्चों के पिछले अनुभवों का उपयोग कर नए ज्ञान की रचना करना, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी विचारधारा बच्चों के अधिगम में अवरोधक उत्पन्न करती है, यानी अधिगम को प्रभावित करती है, रोकती है? नंबर 1 लिखा है त्रुटियां अधिगम की प्रक्रिया का ही हिस्सा है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, जबकि यह अवरोधक पूछ रहा। अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटियां करना लज्जाजनक है? लज्जाजनक नहीं दोस्तों, क्योंकि त्रुटियां किसका? अधिगम का ही कार्य है, इसलिए यही आंसर आपका सही हो जाएगा। ये गलत दे रखा क्यों, अवरोध ही पूछ रहा था वो। और त्रुटियां अधिगमकर्ता के संकल्पनात्मक समझ में अंतरालों की जानकारी देती है, तो ये आपका सही है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर यही होगा 2 नंबर। आगे लिखा है कि निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है? बाह्य का मतलब जो बाहर से हमें अभिप्रेरणा मिलती हो, जैसे कि बाहर से इनाम मिलना, बाहर से किसी लालच मिलना, इस तरह से बाह्य अभिप्रेरणा होती है। जैसे अपने अधिगम को दृढ़ करने के लिए शोध कार्य करते समय अमन विभिन्न स्रोतों की सहायता लेता है, तो ये बाह्य अभिप्रेरणा नहीं हुई या बाह्य नहीं हुई। नगद इनाम पाने हेतु रेयान एक परियोजना के विभिन्न स्रोतों को खोज करता है, तो नगद इनाम होगा बाह्य अभिप्रेरणा, इसलिए यही आंसर हो जाएगा, बाकी और नहीं होंगे। आगे तो ये दोस्तों 29 हो जाएगा आपके। ये देखिए लिखा है कि कोविड-19 महामारी के दौरान तनाव ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर दिया या किया? निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? प्रतियोगिता और संज्ञान को नहीं दोस्तों, संज्ञान और संवेग। इसमें हमारे संज्ञान और संवेग यानी ज्ञान और संवेग प्रभावित हुए, इसलिए यह आंसर हो जाएगा। ये भी नहीं, ये भी नहीं। आगे लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। लिखा है कि अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः हो, यानी अधिगम को प्रभावशाली कैसे बनाया जा सकता है? शिक्षक निर्देशित द्वारा, जहाँ शिक्षक निर्देश दे, बिल्कुल नहीं। सहपाठियों द्वारा निर्देशित करके, ये भी नहीं। पाठ्य पुस्तक केंद्रित, बिल्कुल नहीं। स्व केंद्रित यानी अहम केंद्रित यानी छात्र केंद्रित, यही आपका हो जाएगा छात्र केंद्रित, तो ये आपका हो जाएगा 4 नंबर। तो दोस्तों कैसे लगे हमारी वीडियो कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।